उधर बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, इधर भारत में हिंदू राष्ट्र को लेकर नया बवाल छिड़ गया। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बागेश्वर बाबा पर कैसे मौलाना अरशद मदनी फायर हो गए, क्या चैलेंज दिया है उनको, सब लेकर आए। क्योंकि बागेश्वर बाबा वो हैं जो हिंदुओं को जोड़ने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बार बार बात करते हैं, और बाबा बागेश्वर खुलकर ये वार्निंग भी दे रहे हैं कि अगर हिंदू एक नहीं हुआ तो बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में देखने को मिल सकती है। बाबा बागेश्वर की इन्हीं बातों से किस किस को भयंकर आग लगी है, आज आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करना जरूरी है, क्योंकि फिर से वहां पर हिंदुओं पर अटैक शुरू हो गए। बांग्लादेश में आप देखिए कि पिछले 24 घंटे में 2 हिंदुओं की हत्या कर दी गई, जबकि एक हिंदू महिला का घर में घुसकर गैंगरेप किया गया। पहली तस्वीर ढाका के हिंदू व्यापारी शरद चक्रवर्ती की है। शरद चक्रवर्ती किराना की दुकान चलाते थे। कट्टरपंथी दुकान में घुसे, चाकू से हमला किया और धमकी देने के बाद आसानी से फरार हो गए। शरद चक्रवर्ती का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने फेसबुक पोस्ट लिखकर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर चिंता जता दी। दूसरी तस्वीर राणा प्रताप बैरागी की है, जो बांग्लादेश के एक अखबार में एडिटर थे, आइस फैक्ट्री भी चलाते थे। राणा प्रताप बैरागी को दिन दहाड़े रोड पर गोली मार दी गई। आरोप है कि राणा प्रताप बैरागी की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने हिंदुओं पर हो रही हिंसा की खबरें अखबार में लिखी। तीसरी तस्वीर बांग्लादेश के कालीगंज की है, जहां कट्टरपंथियों ने 44 साल की एक विधवा हिंदू महिला के घर में घुसकर गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद महिला की पेड़ से बांधकर पिटाई की गई और उसके बाल काट दिए गए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कट्टरपंथियों के ये हमले उसी पैटर्न का हिस्सा है जिसका शिकार हिंदू दीपू दास बने थे। दीपू दास की कट्टरपंथियों ने जिस तरह से घेर कर हत्या की थी, उसके बाद पूरे भारत में उबाल था। लेकिन दीपू दास की हत्या के बाद भी पिछले 18 दिनों में बांग्लादेश में 6 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। किसी को ईश निंदा का झूठा आरोप लगाकर मार दिया गया, किसी पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगाया गया, तो किसी की हिंदुओं पर हो रही हिंसा की बातें उठाने के लिए हत्या कर दी। 5 जनवरी को राणा प्रताप बैरागी की सिर पर गोली मारकर हत्या हुई। 5 जनवरी को ही शरद चक्रवर्ती नाम के व्यापारी की चाकू से गोदकर हत्या की गई। इससे पहले 3 जनवरी को खोकन चंद्र दास नाम के हिंदू पर हमला करने के बाद पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। 29 दिसंबर को ब्रजेंद्र बिस्वास नाम के हिंदू की गोली मारकर हत्या की गई। 24 दिसंबर को अमृत मंडल नाम के हिंदू की जबरन वसूली का आरोप लगाकर हत्या की गई। हिंदुओं की हत्या का यह सिलसिला 18 दिसंबर को शुरू हुआ, जब दीपू चंद्र दास की ईश निंदा के आरोप में हत्या की गई और चौराहे पर उसके शव को पेड़ से बांधकर जला दिया गया। हैरानी की बात यह है कि इन सभी मामलों में बांग्लादेश पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। ज्यादातर मामलों को सामान्य आपराधिक केस बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है, जिस पर बांग्लादेशी राइटर तस्लीमा नसरीन ने सवाल उठाए, ट्वीट किया है कि क्या बांग्लादेश में अब यह स्थिति हो चुकी है कि कोई भी मुस्लिम किसी भी हिंदू की जान ले सकता है क्या? लेकिन सवाल नरेंद्र मोदी सरकार से भी पूछा जा रहा है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर वो कार्रवाई स्ट्रांग है तो फिर ये क्यों हो रहा है? और अगर कुछ और किया जा सकता है तो वो अब तक क्यों नहीं किया गया? क्यों बार बार हिंदू मारे जा रहे हैं? बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2024 में हुए तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ 3582 हिंसक घटनाएं दर्ज की गई। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसमें सिर्फ 20 घटनाओं को बांग्लादेश पुलिस ने सांप्रदायिक हिंसा की कैटेगरी में रखा। इसमें हत्या, बलात्कार, गैंगरेप, कन्वर्जन, घर, दुकान, मंदिर जलाने से लेकर हिंदुओं से मारपीट और धमकाने की वारदातें शामिल हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसी पर तो बाबा बागेश्वर वार्निंग दे रहे हैं कि अगर भारत में हिंदू एक नहीं हुआ तो यहां भी कुछ ऐसे हालात ना बन जाए। बाबा बागेश्वर हिंदू एकता की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और इससे कई लोग परेशान हो जाते हैं। एक तरफ बागेश्वर बाबा हैं जो हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं, हिंदुओं को उनकी एकता का मतलब समझा रहे हैं। दूसरी तरफ जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कह दिया है कि कौन माई का लाल है जो भारत को हिंदू राष्ट्र बना देगा। मौलाना अरशद मदनी ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे पता नहीं मुसलमानों को मारने की बातें की जा रही। किसने कहा भाई कि मुसलमान मार दिए जाएंगे? मौलाना अरशद मदनी भले ही कुछ भी चैलेंज दें, बागेश्वर बाबा पहले भी 2 टूक कह चुके हैं कि भारत में जो सनातन का विरोध करेगा उसका बाइकआउट किया जाएगा। भारत में रहना है तो मनमानी नहीं चलेगी, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। उन्होंने किसी को मारने की बात नहीं की, उन्होंने किसी के कन्वर्जन की बात नहीं की। बागेश्वर बाबा देश को मजबूत करने के लिए लगातार हिंदुओं को जगाने की मुहिम में जुटे हैं। वो किसी को काटने मारने की बात नहीं कह रहे। इसी वजह से वो सनातन विरोधी इकोसिस्टम के निशाने पर भी रहते हैं।
बागेश्वर बाबा क्यों सनातन विरोधियों के टारगेट पर रहते हैं, इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो हिंदू जाति में बटा हुआ था वो उसको यही कह रहे हैं कि तुम्हारी पहचान हिंदू की रखो, जाति में क्यों बंटते हो, ऊंच नीच क्या होती है, सब बराबर है। दरअसल बागेश्वर बाबा देश दुनिया में सनातन की अलख जगाने की मुहिम में जुटे हैं। इसके साथ ही वो हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि सनातन में लोगों की वापसी के लिए बागेश्वर बाबा ने घर वापसी की मुहिम छेड़ी। इस मुहिम के जरिए बागेश्वर बाबा रास्ते से भटके हजारों लोगों की अब तक सनातन में वापसी करवा चुके हैं, बिना जोर जबरदस्ती। सनातन धर्म की जड़ें मजबूत करने के लिए बागेश्वर बाबा सनातन चेतना अभियान चला रहे हैं, जिसके लिए वो देश दुनिया में घूमकर कार्यक्रम करते हैं। इसके साथ ही हिंदू राष्ट्र के संकल्प को लेकर और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बागेश्वर बाबा 2 बार सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाल चुके हैं। और वो खुद कह चुके हैं कि उनका हिंदू राष्ट्र का जो संकल्प है उसमें सबके रहने के लिए जगह है। ऐसा नहीं है कि वहां अब मुसलमान, ईसाई, सिख नहीं रह सकते। अपनी इस मुहिम को लेकर बागेश्वर बाबा कई बार साफ कह चुके हैं कि इसका मकसद दूसरे मजहब को नीचा दिखाना या उन्हें भगाना नहीं है। बागेश्वर बाबा का कहना है कि अगर कोई आता है तो उसका स्वागत करना ही सनातन धर्म, यानी सीधे सीधे वो हिंदू एकता की बात करते हैं, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं करते। ऐसे में जब कोई कहता है कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन धर्म नहीं छोड़ेंगे, तो ये सीधे सीधे भड़काने का प्रयास लगता है। ममता पहुंच गई है कोर्ट। अखिलेश यादव यूपी में 2,89,00,000 वोटर का नाम कटने से तनाव में है। क्या खेला हुआ है यूपी बंगाल में? बीजेपी के ऐप से चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है क्या? ममता बनर्जी ने घबराहट में अपना ही नुकसान कैसे कर डाला? बिहार के बाद महाराष्ट्र में ओवैसी के लिए मुसलमानों की लहर। फडणवीस, अजीत पवार आपस में ही क्यों भिड़ गए हैं, अब इसका चैप्टर। इस वक्त देश के 2 राज्य यूपी और बंगाल में गजब की हलचल मची हुई है। दोनों ही राज्यों में वोटर का नाम कटने को लेकर बवाल मचा हुआ है। ममता बनर्जी तो कोर्ट पहुंच गई। उधर यूपी में अखिलेश यादव भयंकर टेंशन में है, क्योंकि आज यूपी में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ गई। ममता बनर्जी कैसे घबराहट में अपना ही नुकसान कर रही हैं, कैसे अखिलेश यादव के लिए यूपी की वोटर लिस्ट नया तनाव लेकर आई है, यह सब आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर बंगाल में एसआईआर से ममता बनर्जी की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, तो इधर यूपी में भी खलबली कम नहीं है। यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसके वोट कट गए, किसके वोट बंट गए, यूपी में क्या खेला हो गया, यह सब आपके लिए लेकर आया हूं। यह भी बताऊंगा कि इधर ममता और अखिलेश मुसीबत से घिरे हैं, तो उधर ओवैसी कैसे इंडी वालों की मुसीबत को और बढ़ा रहे हैं। बिहार के बाद अब ओवैसी के लिए कैसे महाराष्ट्र का मुसलमान जो है वो इकट्ठा हो रहा है। ओवैसी के लिए महाराष्ट्र में कैसे मुसलमानों की नई लहर आ गई है, यह सब दिखाऊंगा। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में एक दूसरे के पार्टनर बीजेपी और अजीत पवार कैसे आपस में भिड़ गए। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की टक्कर क्यों हो रही है, यह सब आज आपके लिए लाया हूं। लेकिन पहले आज जिसकी सबसे बड़ी ज्यादा चर्चा है वो खबर, उत्तर प्रदेश में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट आई। यूपी का कोई भी वोटर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक कर सकता है कि ड्राफ्ट लिस्ट में उसका नाम है या नहीं। जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसके मुताबिक कितने वोट कटे हैं, पहले आपको यह बता देता हूं। अगर आप इसको देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट लिस्ट क्या कहती है, जो वोटर लिस्ट है, 1 जनवरी 2025, ये आपको यूपी का बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश। यूपी में वोटर कितने थे? यूपी में वोटर थे उस वक्त 15 करोड़ 44 लाख, 15 करोड़ 44 लाख वोटर। अब एसआईआर की जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसके मुताबिक 6 जनवरी 2026 को अब यूपी में कितने वोटर हैं? अब है 12 करोड़ 55 लाख। और सीधे सीधे कहा जा रहा है कि वोटर कितने घट गए या जिनके नाम कट गए, हट गए, वो है 2 करोड़ 89 लाख। 2 करोड़ 89 लाख, ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास मामला, यानी ऑलमोस्ट 18.70% टोटल वोट का। यह कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। यूपी में जिन 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं उनमें कौन कौन है आपको यह भी बता देता हूं। इसमें जो मृत वोटर हैं, यानी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो 46,23,000 है। जो वोटर शिफ्ट हो गए वो 2 करोड़ 17 लाख है। डुप्लीकेट वोटर 25,47,000 है, यानी जिनके 2 जगह पर वोटर कार्ड बने हुए हैं। लेकिन जैसे ही यह आंकड़ा आया, यूपी में इंडी गठबंधन परेशान हो गया। कांग्रेस कह रही है कि दलितों, अल्पसंख्यकों के वोट काटे गए हैं, तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि चुनाव आयोग को वोटर जोड़ने का काम करना चाहिए, ना कि काटने का। सुनिए एक बार। लगभग 3 करोड़ मतदाताओं के नाम
डिलीट हुए। ये कौन लोग हैं? नौकरी पेशा, मजदूर, दलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, फेरी लगाने वाले। 3 करोड़ तो आबादी बहुत से प्रदेशों की नहीं, भारतवर्ष में दुनिया के बहुत से देशों की आबादी नहीं, 40-50 देशों की आबादी नहीं 3 करोड़। वोटर लिस्ट में जो नाम काटे गए हैं उसके अलावा कोई भी नाम जोड़ा नहीं गया है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि हर मतदाता का नाम लिस्ट में हो, लेकिन बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काट दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी की टेंशन यह है कि कई इलाकों में जहां मुस्लिम बहुल सीटें, वहां पर जो वोटर कम हुए हैं उससे कहीं उनका बड़ा नुकसान ना हो जाए। क्योंकि आप देखिए, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर और संभल में 40% से 50% तक मुस्लिम मतदाता है। एसआईआर में इन 5 जिलों में 20% तक वोटर कम हुए हैं। इन 5 जिलों में विधानसभा की 28 सीटें आती हैं, जिस पर 2022 में 11 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी, जबकि 17 सीटों पर सपा गठबंधन को जीत मिली थी। अगर समाजवादी पार्टी टेंशन में होगी तो बीजेपी के लिए भी परेशानी कम नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि जिन शहरों में सबसे ज्यादा नाम कटे हैं उनमें लखनऊ में 12 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं, प्रयागराज में 11,56,306 नाम कट गए, कानपुर सिटी में 9,02,150 नाम कटे हैं, आगरा में 8,36,943 नाम कटे हैं, गाजियाबाद में 8,18,139 नाम कटे हैं, बरेली में 7,14,753 नाम कट गए, मेरठ में यह आंकड़ा 6,65,637 का है और शाहजहांपुर में 5,03,922 का। नोएडा में 4,47,472 नाम कट गए हैं, बलरामपुर में 4,11,201 नाम कटे हैं। इन 10 शहरों में सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम कटे हैं और इन शहरों को बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। तो भाई तनाव तो बीजेपी को होना चाहिए कि भाई नाम कट गए। आप देखिए कि इन 10 जिलों में कुल 74 विधानसभा सीटें 2022 के चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 58 जीती थी। आगरा, नोएडा, गाजियाबाद, शाहजहांपुर में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। समाजवादी पार्टी को 74 में से मात्र 16 सीटें मिली थी और इसी वजह से एसआईआर में कटे वोटर बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकते हैं, जिसका जिक्र योगी आदित्यनाथ ने भी किया था। हालांकि यह एसआईआर का आखिरी चरण नहीं है। जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं उनके पास अभी मौका है कि अगर गलती से नाम कट गया है तो जुड़वा लीजिए। दावे और आपत्ति के लिए फॉर्म 6 और फॉर्म 7 भरे जाएंगे। 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक लोग आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, यानी पूरा 1 महीना है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 भी जारी किया गया है। शहरी क्षेत्रों में चुनाव आयोग इसके लिए विशेष कैंप भी लगाएगा। इसके अलावा कई लोगों का फॉर्म मिला है लेकिन मैपिंग नहीं हुई है। ऐसे मतदाताओं को मैपिंग के लिए नोटिस भेजा जाएगा। सारी आपत्तियों को दूर करने के बाद 6 मार्च 2026 को अंतिम सूची जारी की जाएगी। इधर यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट पर सभी दल अपना अपना समीकरण चेक कर रहे हैं। दूसरी तरफ बंगाल में अलग लेवल पर राजनीति चली गई। ममता बनर्जी तो एसआईआर के खिलाफ फुल फायर हैं। ममता बनर्जी की पार्टी ने आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका लगा दी, जिसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में मनमाने तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। एसआईआर ने राज्य के असली और योग्य वोटर्स की मुश्किल बढ़ा दी है। टीएमसी के चुनाव आयोग से एसआईआर के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश मांगे। 16 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट लिस्ट से वोटर्स में भ्रम फैला है, यह टीएमसी कोर्ट में आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी, लेकिन ममता बनर्जी के तेवर तो अलग ही दिख रहे हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए यह तक कह दिया कि एसआईआर के लिए चुनाव आयोग बीजेपी आईटी सेल के बनाए मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल कर रहा है। चुनाव आयोग व्हाट्सएप पर चलाया जा रहा है। यह अलोकतांत्रिक और गैरकानूनी है, यह सब नहीं चल सकता। ममता बनर्जी ने कहा कि वो एसआईआर के दौरान हुई मौतों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और जरूरत पड़ने पर खुद वकील की तरह पैरवी करने पहुंच जाएंगी।